इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एलिस अपने आप को खिड़की से पर्दों से ढकते हुए मरीन से पूछती है, शर्ली कहाँ पर है। एलिस की बातों को सुनने के बाद मरीन उससे कहता है, शर्ली की स्पिरिट बहुत बुरी तरह से डैमेज हो चुकी थी, इसीलिए मैंने उसे रेडबर्ड नाइट्स को सौंप दिया। शर्ली के इलाज के लिए उनके पास हमसे बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे संसाधन हैं। मरीन की बातों को सुनने के बाद एलिस उससे पूछती है, क्या ये ठीक रहेगा। इस पर मर्लिन कहता है, हाँ बिल्कुल ये ठीक रहेगा, मैं कभी भी अपने 1 लाख सोने के सिक्के के साथ मजाक नहीं कर सकता हूँ। अगर शर्ली को कुछ हो गया तो रिवॉर्ड भी हमें नहीं मिल पाएगा। इतना कहते ही मर्लिन एलिस की तरफ देखते हुए उससे पूछता है, अच्छा तो मुझे एक बताओ, तुम घायल कैसे हो गई। मर्लिन की बातों को सुनने के बाद एलिस उससे कहती है, सैफरन की वजह से मुझे इस जगह पर चोट लग गई। कायल और मैंने उसे लड़ने की कोशिश की थी, पर उसकी ताकत संत रैंक से भी आगे थी। रॉयल कैपिटल के एडवेंचर गिल्ड के प्रेसिडेंट ने हमारी जान बचाई। एलिस की बातों को सुनने के बाद मरीन को भी शौक लगता है और शौक के मारे ही एलिस से पूछता है, क्या वो सच में इतने ताकतवर है। मरीन की बातों को सुनने के बाद एलिस उससे कहती है, इसमें कोई भी शक की बात नहीं है कि गेगरी एथनिस रैंक के एडवेंचरर हैं। यहाँ तक कि गिल्ड मास्टर टायलर भी उनके आगे कुछ भी नहीं है, और यहाँ तक कि मुझे लगता है कि वो तुमसे भी ज़्यादा ताकतवर हो सकते हैं। एलिस की बातों को सुनने के बाद मर्लिन उसे कैजुअली कहता है, मैं सच में इस बारे में पता लगाना चाहूँगा। ठीक है, अब कम से कम तुम सुरक्षित तो हो। मर्लिन को अपनी सुरक्षा के बारे में चिंता करते हुए देखकर एलिस शर्मा जाती है और शर्माते हुए मन ही मन सोचती है, क्या सच में मर्लिन मेरी सुरक्षा की चिंता कर रहा है। एलिस के मन में जैसे ही ऐसे ख्याल आते हैं, एलिस अपने ख्यालों को झटकते हुए मन ही मन कहती है, एलिस जागो, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, मर्लिन बस पैसों की फिक्र करता है। एलिस अभी ये सभी बातें सोच ही रही होती हैं कि तभी मर्लिन उससे कहता है, अगर तुम्हारे घाव ज़्यादा गहरे हैं तो मैं उन्हें चाट कर ठीक कर सकता हूँ। मर्लिन की बातों को सुनने के बाद एलिस के चेहरे के एक्सप्रेशन बिगड़ जाते हैं और वो तलवार लेकर मर्लिन के सामने खड़े होकर मन ही मन सोचने लगती है। इसके चेहरे को देखने से ऐसा लग रहा है कि यह मेरे घायल होने का फ़ायदा उठाने की योजना बना रहा है। मर्लिन को यूं अपने तरफ मुंह खोलकर जीभ निकालकर आते हुए देखकर एलिस उससे कहती है, तुम मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो। एलिस की बातों को सुनने के बाद मर्लिन उससे कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे घावों को ठीक करने में तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। मर्लिन को अपने पास आते हुए देखकर एलिस उससे कहती है, मेरे पास मत आओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। एलिस की धमकी को इग्नोर करते हुए मर्लिन उससे कहता है, इतना नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पर लेट जाओ और ये सब जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगा। अभी एलिस और मर्लिन की नौटंकी चली रही होती है कि तभी सिसिलिया उस कमरे में आते हुए एलिस से कहती है, लेडी एलिस, मैं आपका यहाँ पर इलाज करने के लिए आई हूँ। जैसे ही सिसिलिया उस कमरे के अंदर आती है और मर्लिन और एलिस को इंटीमेट होते हुए देखती है, वैसे उसके दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है और तुरंत उस कमरे से बाहर भाग जाती है। बाहर जाते हुए कहती है, मैं बाद में आती हूँ। सिसिलिया को यूं वहां से बाहर भागते हुए देखकर एलिस को बहुत शर्म आती है। रुको, मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर मत जाओ। एलिस को इतना ओवर रिएक्ट करते हुए देखकर मर्लिन अपनी जीभ की तरफ इशारा करते हुए कहता है, मैं तो बस तुम्हारे घाव को चाट कर उन्हें ठीक करने की कोशिश कर रहा था, क्या ये इतनी बड़ी बात है। मर्लिन की बातों को सुनने के बाद एलिस शर्म के मारे उसे चिल्लाते हुए कहती है, मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। इसके बाद वहीं दूसरी तरफ सुबह रॉयल पैलेस में लेडी मैकफील्ड एक कमरे से निकल ही रही होती हैं कि तभी मॉरिसन और बाकी के दोनों नाइट्स लेडी मैकफील्ड के पास आते हुए उससे पूछते हैं, प्रिंसेस शर्ली अभी ठीक है और उनकी कंडीशन भी अभी स्टेबल है, और उनका इलाज करने वाले फिजिशियन ने मुझसे कहा है कि उनकी आत्मा को बहुत ही गहरा डैमेज हुआ है, जिस वजह से इस डैमेज का असर उन पर लंबे समय तक रहेगा और इसीलिए हमें उनके ऊपर कुछ समय तक मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेडी मैकफील्ड की बातों को सुनने के बाद विल्फ्रेड अपनी मुट्ठी को कसते हुए जोर से चिल्लाकर कहता है, यह कितनी अफसोस की बात है कि हम वहां पर समय पर नहीं पहुंच पाए, नहीं तो प्रिंसेस शर्ली की हालत ऐसी नहीं होती। विल्फ्रेड की बातों को सुनने के बाद वो चश्मे वाला नाइट सभी से कहता है, मुझे नहीं लगता कि यह सब कोई इत्तेफाक की बात है। जब यह सब हुआ तब इंजन का मास्टर सॉसमैन भी वहीं पर था। मुझे तो यही लगता है कि अभी जो कुछ भी हुआ उन सब के पीछे इंजन का मास्टर सॉसमैन ही था। उस चश्मे वाले नाइट की बातों को सुनने के बाद लेडी मैकफील्ड उसकी बातों पर विचार करने लगती हैं। लेडी मैकफील्ड अभी कुछ सोच ही रही होती हैं कि तभी मॉरिसन उससे कहता है,
मुझे नहीं लगता कि इन सभी घटनाओं के पीछे इंजन के मास्टर सॉसमैन का हाथ है। बेनिफिट की बातों को सुनने के बाद वो चश्मे वाला नाइट उससे कहता है, फिर वो राजधानी में क्या कर रहा था? उस चश्मे वाले नाइट की बातों को सुनने के बाद मॉरिसन उससे कहता है, मुझे नहीं पता कि वो कैपिटल में क्या कर रहा था, लेकिन मुझे पता है कि वो वही था जिसने राजकुमारी की जान बचाई थी। मॉरिसन की बातों को सुनने के बाद लेडी मैकफिल उससे कहती है, मतलब कि तुम्हारे कहने का यह मतलब है कि प्रिंसेस सर्ली इंजन के मास्टर सॉसमैन की असलियत पहले से ही जानती हैं? लेडी मैकफील्ड की बातों को सुनने के बाद मॉरिसन उनसे कहता है, अभी लेडी मैकफील्ड और मॉरिसन कुछ बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वो चश्मे वाला नाइट कुछ सोचते हुए कहता है, हे सुनो सुनो, हम राजकुमारी सर्ली की मदद से अंततः इंजन के मास्टर सॉसमैन की असलियत के बारे में जान पाएंगे कि आखिरकार वो कौन है। वो चश्मे वाले नाइट की बातों को सुनने के बाद बेनिफिट भी उसकी बातों में हामी भरते हुए कहता है, हमें इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। बेनिफिट की बातों को सुनने के बाद वो चश्मे वाला नाइट कहता है, एक बार मुझे पता चल जाए कि इंजन का मास्टर सॉसमैन आखिरकार है कौन, तो मैं उसे लड़ने के लिए चैलेंज करूंगा। उस चश्मे वाले नाइट की बातों को सुनने के बाद मॉरिसन उसे सीरियस लुक देते हुए कहता है, ऐसी बेवकूफ़ी करने की कभी गलती मत करना, अगर तुम उसके सामने आए तो तुम्हें अपने एक ही अटैक से ख़त्म कर देगा। मॉरिसन की बातों को सुनने के बाद वो चश्मे वाला नाइट उससे कहता है, ये क्या बोल रहे हो तुम तो उन्हीं लोगों में से हो जो हमेशा अपने लिए मजबूत विरोधियों को ढूंढते रहते हैं। उस चश्मे वाले नाइट की बातों को सुनने के बाद मॉरिसन गुस्से में अपने दांत पीसते हुए उससे कहता है, पर इंजन का मास्टर सॉसमैन अलग है, मैंने इतना ताकतवर इंसान को कभी भी नहीं देखा। भले ही 12 के 12 रेड बटन उस पर एक साथ ही अटैक क्यों ना कर ले, फिर भी हम लोग साथ मिलकर भी उससे एक खरोच भी नहीं पहुंचा पाएंगे। मॉरिसन की बातों को सुनने के बाद सभी रेड नाइट्स को बहुत बड़ा झटका लगता है। तभी वो चश्मे वाला नाइट हंसते हुए कहता है, मॉरिसन तुम मजाक कर रहे हो ना, इंजन के मास्टर सॉसमैन को हराने के लिए हम 12 रेड नाइट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि अगर मैं सीरियस होकर उससे लड़ता हूँ तो मैं भी उसे हरा सकता हूँ। उस चश्मे वाले नाइट की बातों को सुनने के बाद मॉरिसन उसे गुस्से में देखते हुए उससे कहता है, अगर तुमने उस समय उसकी ताकत को देखा होता तो तुम अभी ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें नहीं कर रहे होते। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।